इजी फिजिक्स बाई एन के चैनल पर आप सभी बच्चों का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 11 की फिजिक्स का आज अपन दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं और ये जो टॉपिक है वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं उससे संबंधित प्रश्न हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर मुख्य रूप से पूछा जाता है। कक्षा 11 के जो छात्र फिजिक्स में आगे चल कर के अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज़ फिजिक्स को बहुत सिंसियरिटी के साथ और आनंद के साथ पढ़ने का प्रयास करें। चलिए आगे चलते हैं और आज की अपनी क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। मैं नरेंद्र कुलहरी आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पहला जो अपना टॉपिक है, पिछले वीडियो में अपन ने विज्ञान किसे कहते हैं, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं और कौन कौन से फील्ड है जहां पे फिजिक्स को पढ़ा जाता है, इसके बारे में अध्ययन किया था। आज का अपना जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है भौतिक राशियां। देखिए, भौतिक राशियां किसे कहते हैं, क्योंकि फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं और बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में आप चर्चा करेंगे, तो बेसिक जो चीज़ें हैं उनको पढ़ना बहुत आवश्यक है। भौतिक राशियां किसे कहते हैं? जिन राशियों को आप नाप सकते हैं या तौल सकते हैं, यानी जैसे मन की गति है, मेरे मन की गति है, अभी मैं यहाँ सोच रहा हूँ, थोड़ी देर बाद में मैं चंद्रमा के बारे में सोचूंगा, तो मन की गति को आप नाप नहीं सकते हैं, तौल नहीं सकते हैं। लेकिन मेरा द्रव्यमान कितना है, मैं किस स्पीड के साथ दौड़ता हूँ, ये जो मेरे हाथ में पेन है इसकी लंबाई कितनी है, इन सभी चीज़ों को आप तौल सकते हैं। तो जिन भौतिक राशियों को, वे भौतिक राशियां जिन्हें मापा या फिर तोला जा सकता है, जिन भी भौतिक राशियों को आप तौल सकते हैं, जिन राशियों को आप तौल सकते हैं या फिर आप इन्हें नाप सकते हैं, उन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे आप किसी वस्तु के द्रव्यमान को तौल सकते हैं, किसी वस्तु की लंबाई को तौल सकते हैं, आपने किसी कार्य को करने में जो समय लिया है उस समय को आप नाप सकते हैं, आपने किसी वस्तु के ऊपर धक्का लगाया, बल लगाया, तो बल को भी आप तौल सकते हैं, आपने पहले उसके ऊपर थोड़ा कम बल लगाया, बाद में आप उसके ऊपर ज़्यादा बल लगा रहे हो, तो आप उस वस्तु के ऊपर लगने वाले बल को तौल सकते हैं। एक घोड़ा है, वो एक ही दिशा में एक वेग से दौड़ रहा है, तो किस वेग से दौड़ रहा है आप उसे नाप सकते हैं। आपने सुबह से लेकर शाम तक कितना कार्य किया, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो भौतिक राशियां किसे कहते हैं, बेहद महत्वपूर्ण डेफिनेशन हो जाती है। आगे चल करके थोड़े दिनों बाद में आपके रक्त में, आपके खून में ये बातें बस जाएंगी, आपको मतलब इनको पढ़ने की, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। यदि आप इनको 2-3 बार अच्छे तरीके से मन लगा करके पढ़ लेते हैं तो ये टॉपिक्स आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए बताइए, भौतिक राशियां किसे कहते हैं? सिंपल है सर, जिन चीज़ों को हम नाप सकते हैं, जिन राशियों को हम तौल सकते हैं, जिन्हें हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो सारी की सारी राशियां हैं, वो भौतिक राशियां कहलाती हैं। ठीक है। अब भौतिक राशियां जो हैं इन्हें दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, मुख्य रूप से दो तरह के भागों में इसे विभाजित किया गया है। पहली है मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटी जिसे अपन कहते हैं, यानी कि ये ही सारी की सारी अन्य राशियों का निर्माण करेंगी, इन राशियों के द्वारा ही बाकी राशियों का निर्माण होगा। मूल का मतलब आप जानते हैं ना, जड़ को अपन हिंदी में, प्योर शुद्ध हिंदी के अंदर मूल कहते हैं। तो पौधा जो होता है वो मूल अपनी जड़ों पे टिका होता है, उसी प्रकार से पूरी की पूरी फिजिक्स जो है वो इन मूल राशियों के ऊपर टिकी हुई है। वे भौतिक राशियां जो अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, ये अपने आप में परिपूर्ण होती हैं, इनको कैलकुलेट करने के लिए आपको दूसरी किसी राशि की सहायता की आवश्यकता नहीं होगी। अभी अपन जब उदाहरण पढ़ेंगे तो आपको ये जो डेफिनेशन है ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। वे राशियां जिन्हें किसी अन्य राशि के ऊपर निर्भर नहीं होती हैं, ये अपने आप में परिपूर्ण होती हैं, इन्हें क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। चलिए पढ़िए, जैसे जैसे सर किसी वस्तु का द्रव्यमान है, अब द्रव्यमान को नापने के लिए आपको किसी दूसरी भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं है, लंबाई की आवश्यकता नहीं है, द्रव्यमान अपने आप में परिपूर्ण है। लंबाई को नापना है तो लंबाई को नापने के लिए आपको समय की ज़रूरत नहीं है, द्रव्यमान की ज़रूरत नहीं है, लंबाई अपने आप में परिपूर्ण है। इसी तरह से जो समय है वो भी अपने आप में परिपूर्ण है। इन राशियों को नापने के लिए किसी दूसरी राशि की सहायता की जरूरत नहीं होती है, सिंपल सी बात है।
इन राशियों को मूल राशियां कहते हैं। तो यहाँ पे आपने मूल भौतिक राशियों के 3 एग्जाम्पल तो अच्छे तरीके से पढ़ लिए। तो आपके दिमाग में ये हो गया होगा कि सर मूल भौतिक राशियां क्या 3 ही होती हैं। इसी वीडियो में अपन बहुत अच्छे से चर्चा करने वाले हैं, लेकिन 3 एग्जाम्पल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। किसी वस्तु का सर द्रव्यमान लेना है, किसी वस्तु की लंबाई नापनी है, या फिर समय नापना है, तो ये 3 राशियां किसी दूसरी राशि पर डिपेंड नहीं करती हैं, ये अपने आप में परिपूर्ण है। इन्हें अपन मूल भौतिक राशियां कहते हैं। आगे चलते हैं, और दूसरी तरह की जो आप लोगों की भौतिक राशि आती है उन्हें अपन कहते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां, डिराइव्ड क्वांटिटीज। व्युत्पन्न राशियों का मतलब है सर ये राशियां हैं, ये बनेंगी किसी दूसरी राशि की सहायता से बनेंगी, ये अपने आप से तैयार नहीं होंगी। तो बेटा ये राशियां किसकी सहायता से बनेंगी? सर सिंपल सी बात है, अभी आपने कहा कि मूल राशियां अपने आप में परिपूर्ण होती हैं, लेकिन व्युत्पन्न राशियां हैं वो दूसरी राशि की सहायता से बनेंगी। तो कौन सी राशियों की सहायता से बनेंगी? ये मूल राशियों की सहायता से बनने वाली हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों से बनाई जाती हैं। व्युत्पन्न शब्द का अर्थ होता है बनाना। वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं तथा इन राशियों पर निर्भर करती हैं। कौन सी राशियों पर? इन शब्द यहां पे किसके लिए आया है? मूल राशियों के ऊपर। यानी व्युत्पन्न राशियां हैं वो कंप्लीटली मूल राशियों की सहायता से ही तैयार होंगी। ऐसी राशियां जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं, ये मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती है। सिंपल सी बात है। सर भौतिक राशियां क्या हैं जिन्हें हम नाप और तौल सकते हैं? कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां क्या हैं? जो अपने आप में परिपूर्ण हैं, जिनको बनाने के लिए, बताने के लिए किसी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं है, मूल राशियां हैं। व्युत्पन्न राशियां क्या हैं? जिनको बनाने के लिए, तैयार करने के लिए, नापने और तौलने के लिए मूल राशियों की सहायता की जरूरत पड़ती है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल, संवेग। संवेग पढ़ा होगा ना? किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, किसी वस्तु का वेग v है, जब आप इन दोनों को गुणा करेंगे तो संवेग कहलाता है। कक्षा 9 में आप लोगों ने जनरल साइंस में, विज्ञान में अच्छे से पढ़ा है। संवेग का मतलब होता है किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग का जो गुणनफल होता है वो संवेग होता है। बल किसे कहते हैं? किसी वस्तु का द्रव्यमान m और उस वस्तु के ऊपर उसकी गति में परिवर्तन, यानी जिसे हम त्वरण कहते हैं, F बराबर ma, यानी द्रव्यमान और त्वरण को जब आप गुणनफल करेंगे तो आपके पास बल आ जाएगा। यानी ये राशियां द्रव्यमान की सहायता से और त्वरण की सहायता से। अब आप यहाँ पे और भी एग्जाम्पल समझ सकते हैं। वैसे तो अपन इन टॉपिकों को इसी वीडियो में आगे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको वेग पढ़ना है। वेग क्या होता है? सर वेग होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन क्या होता है? सर एक तरह की लंबाई होती है। ठीक है, तो ये जो वेग है ये लंबाई और समय का अनुपात है। तो इसके अंदर लंबाई भी है, और लंबाई किस में आई थी? मूल राशियों में। बटा में समय भी है, समय किस में आया था? मूल राशियों में। यानी वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से बनती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ये कुछ एक एग्जाम्पल, संवेग है, बल है, कार्य है। अभी मैं आप लोगों को बताने का प्रयास नहीं करूंगा कि कौन कौन सी राशियां व्युत्पन्न राशियां हैं। जैसे जैसे आप ये चैप्टर आगे पढ़ते जाएंगे आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी से मैं कहना चाहूँगा कि हैंड रिटन नोट्स, आपको अगर हाथ से लिखे हुए अच्छे बेहतरीन नोट्स चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं उन पे आप संपर्क कीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, और अपना जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है मात्रक। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि मात्रक का क्या महत्व है। मैं एक कपड़े की दुकान पे गया, कपड़े की दुकान पे जाकर के मैंने दुकानदार से कहा कि भैया मुझे कपड़ा चाहिए। दुकानदार ने क्या पूछा? मेरे से प्रश्न तो पूछेगा या बिना पूछे कपड़ा निकाल के दे देगा? वो बोलेगा भाई साहब कितना कपड़ा चाहिए? तो मैं उसे कहूँगा 2 कपड़ा चाहिए। क्या वो मुझे कपड़ा नाप निकाल करके दे देगा? बिल्कुल नहीं देगा। आप सर उसके साथ में उसका मात्रक बताइए ना। कपड़े को लंबाई में नापा जाता है तो सर आप उसके साथ में मीटर बोलिए ना, मीटर। तो यहाँ पे मीटर क्या है? मीटर जो है उसे लंबाई का मात्रक कहा जाता है। ठीक है, तो भौतिक राशि जो है वो बिना मात्रक के अधूरी है। एक तो संख्यात्मक वैल्यू होनी चाहिए और एक उसका मात्रक होना चाहिए। तो इस पार्ट में अपन पढ़ेंगे मात्रक कितना महत्वपूर्ण है। भौतिक राशि के मापन के लिए नियत किए गए मान को मात्रक कहते हैं।
द्रव्यमान है, मुझे 2 किलो आलू चाहिए, तो जो किलोग्राम शब्द है वो बिल्कुल फिक्स कर लिया है पूरे इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर। पूरे विश्व के अंदर जो किलोग्राम शब्द है उसका अर्थ नियत कर लिया गया है। मीटर जो है वो पूरे विश्व में नियत कर लिया गया है। भौतिक राशि के मापन के लिए नियत किया गया जो मान है उसे हम मात्रक कहते हैं। ठीक है, चलिए, मानक मात्रक, स्टैंडर्ड यूनिट, किसी भौतिक राशि के निश्चित वास्तविक मूर्त रूप को उस राशि का मानक मात्रक कहते हैं। मानक मात्रक का मतलब है आदर्श मात्रक, जो चेंज नहीं हो सकता, किसी भी भौतिक वातावरण के ऊपर जो है वो चेंज नहीं होता है। मानक वैल्यू है, ये आदर्श वैल्यू है, पूरे विश्व के अंदर ये प्रचलित है, स्टैंडर्ड यूनिट जिसे हम कहते हैं। आगे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो कंपटीशन लेवल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए अब जो आगे वीडियो का पार्ट आ रहा है वो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अक्सर यहाँ पे मैंने बच्चों को बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हुए देखा है। चलिए समझते हैं। भौतिक राशि का जो मात्रक होता है वो उसके आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या समझ में आया? भौतिक राशि का जो मात्रक होता है वो उसके आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझिए, देखिए, जैसे मान लीजिए कि 1 मीटर है, मेरी बात को समझना बेटा, 1 मीटर है, इसे मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आप जानते हैं कि सर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये जो मीटर है और इधर सेंटीमीटर है, इन दोनों की लंबाइयों में अंतर है। आप कहेंगे कि बताइए कि मीटर ज़्यादा होता है या सेंटीमीटर ज़्यादा होता है? आप कहेंगे कि सर मीटर की जो लंबाई है वो ज़्यादा है। तो मीटर की लंबाई जब ज़्यादा है तो उसके गुणनफल में जो संख्यात्मक वैल्यू आएगी वो आपको कम लेनी होगी। इधर मैं कहूं कि सेंटीमीटर और मीटर में यदि तुलना करूं तो लंबाई कौन सी कम है? सर सेंटीमीटर की लंबाई कम है। और सेंटीमीटर की जब लंबाई कम है तो उसके गुणनफल में जो वैल्यू आएगी, जो संख्यात्मक मान आएगा, वो आपको ज्यादा लेना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि भौतिक राशि का जो मात्रक है वो उसके आंकिक मान का, ये यहां पे मात्रक लिया गया है। आप देख रहे हैं मीटर यहाँ पे मात्रक है और इसके साथ में गुणनफल में 1 है, वो इसका आंकिक मान है। तो आंकिक मान जो है वो इस मीटर का व्युत्क्रम होता है। यानी कि अगर आप इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो मीटर की जो लंबाई है वो सेंटीमीटर में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और इसके साथ में जो गुणनफल वाली वैल्यू है वो यहाँ पे बढ़ जाएगी, 100 हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो स्टेटमेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे और अच्छे तरह से इसको पढ़ते हैं। देखिए, यहां पर ये मेरे पास यूनिट है, यू से मैं इसे कह रहा हूं, और ये एन जो है वो इसका संख्यात्मक मान है। तो मात्रक जो है वो संख्यात्मक मान का व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जब आप इस व्युत्क्रमानुपाती में एन को जब आप इस यू के गुणनफल में जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? यू एन हो जाएगा। और समानुपाती के बराबर में क्या बचेगा? 1 बनेगा। और ये जो 1 है वो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, नियत वैल्यू है। यानी किसी भौतिक राशि तथा उसके आंकिक मान का जो गुणनफल होता है वो नियत रहता है। कोई भी भौतिक राशि ले लीजिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि यहाँ पे u जो है वो भौतिक राशि है और n जो है वो उसका संख्यात्मक मान है। तो भौतिक राशि का मात्रक और संख्यात्मक मान है। क्लियर है? u जो है वो भौतिक राशि है और n जो है वो इसका संख्यात्मक मान है। मात्रक तथा संख्यात्मक मान का जो संबंध होता है, अभी आपने पढ़ा कि यहाँ पे सर 1 मीटर है और यहाँ पे सर 100 सेंटीमीटर है। तो 1 मीटर और 1 का और मीटर का गुणनफल, इधर 100 का और सेंटीमीटर का गुणनफल बराबर होगा। क्लियर है? मीटर जो संख्यात्मक वैल्यू है, मीटर की संख्यात्मक वैल्यू 1, ये कम हो जाएगी और सेंटीमीटर की जो संख्यात्मक वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाएगी। कई सारे बच्चों ने 12th क्लास के स्टूडेंट्स ने भी कई बार ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करी है, पूछते रहते हैं कि सर हम मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलें, किलोग्राम को ग्राम में कैसे बदलें। न्यूमेरिकल की जो कैलकुलेशन है वहाँ पर सर हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उन बच्चों का ये जो पार्ट है वो अक्सर कमज़ोर रह जाता है। N1 इंटू U1 दिस इज इक्वल्स टू N2 इंटू U2। आगे अपन एग्जाम्पल करेंगे, उस समय आपको ये चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी भी भौतिक राशि का मात्रक चयन करते समय निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है। जो मात्रक बनाए गए हैं, जैसे लंबाई का मात्रक मीटर बनाया गया,
द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम बनाया गया। तो इन मात्रकों के चुनाव करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा गया है, ये महत्वपूर्ण तथ्य हो जाता है। क्यों आप में से आगे चल कर के बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो विज्ञान के अच्छे अच्छे बड़े बड़े फील्ड्स के अंदर जाने वाले हैं। तो आप लोगों की जो फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक तथ्य हैं, लॉजिक जो हैं, वो आप लोगों के दिमाग में क्लियर होने चाहिए। पहला जो टॉपिक है कि चयन किया गया मात्रक है वो सर्वमान्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो एक क्षेत्र विशेष के अंदर माना जाए, सब लोग उसे मानने चाहिए। उसका आकार उचित होना चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे 1 किलोग्राम लिया गया और 1 किलोग्राम की जगह आप इतना वजन रख देते हैं कि लोग उसे उठा भी ना पाएं। 1 मीटर की जो लंबाई है उसे आप इतना रख लेते हैं कि उसको आप नापने के लिए जो छड़ काम में लेंगे वो आप अपने पास ही ना रख सकें। तो उसका जो आकार है वो उचित होना चाहिए। परिमाण तथा परिमाण है वो भी उचित होना चाहिए। क्लियर है। दूसरा है चयनित जो मात्रक है वो टेम्परेचर पर, दाब पर और समय के साथ परिवर्तित या प्रभावित नहीं होना चाहिए। यानी उस मात्रक के ऊपर टेम्परेचर का, दाब का और समय का कोई असर नहीं होना चाहिए। जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मात्रक जो होते हैं एक स्टैंडर्ड यूनिट तैयार की गई है जिसे अपन आगे चल करके एसआई मात्रक कहेंगे, द सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जो पूरे विश्व के अंदर प्रचलित होते हैं। चयनित मात्रक सरलता से परिभाषित किए जा सके, इतने आसान होने चाहिए कि उनकी जो डेफिनेशन है उनको कोई भी व्यक्ति, कोई भी समझदार व्यक्ति अच्छे से समझ सके, तथा प्रत्येक स्थान पर उसके प्रतिरूप सरलता से बनाए जा सके। प्रतिरूप का मतलब क्या है? उसके आकार के जैसा। जैसे 1 किलोग्राम द्रव्यमान नापने के लिए आप लोग बाट का यूज करते हैं ना, लोहे का एक बड़ा सारा टुकड़ा होता है। तो वो जो लोहे का 1 किलोग्राम बाट का प्रतिरूप है वो हर जगह आसानी से तैयार हो जाना चाहिए ताकि लोग उस भौतिक राशि को माप सकें। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो तीनों टॉपिक हैं वो आपको फील हो गए होंगे कि सर मात्रक बनाने के लिए या मात्रक नियत करने के लिए कौन कौन सी राशियां, कौन कौन सी तथ्यों का, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाता है। आगे चलते हैं। मात्रक क्या है, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इनको हमने एक टेबल के द्वारा एक कॉलम बना करके आपको समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पे वो सभी बातें आने वाली हैं जो अभी तक आप समझ करके आए हैं। मात्रक 2 तरह के हो जाएंगे। एक हो जाएगा आपका मूल मात्रक, यानी जो मूल भौतिक राशियां हैं उनके मात्रकों को मूल मात्रक कह देंगे, और व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं उनके मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कह देंगे। क्लियर है। ये जो मात्रक हैं वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। मूल भौतिक राशियां किसे कहा था? उन्हीं के मात्रकों को मूल मात्रक कहेंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग इनकी डेफिनेशन हो जाएगी। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? 11वीं क्लास के जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं या फिर जिन्होंने अभी अभी विज्ञान वर्ग में अपना एडमिशन लिया है, तो उन बच्चों को मैं बता दूं कि ये जो तथ्य हैं इनको आप लोगों को फील करना आना चाहिए। देखिए, जो स्टूडेंट केवल पढ़ कर के या मार्क्स लाने के लिए पढ़ते हैं, आपसे मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप अभी साइंस छोड़ दें, क्योंकि साइंस जो सब्जेक्ट है इसको फील करना आना चाहिए। रटने से काम नहीं चलेगा। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? वे मात्रक जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते हैं। तो किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? ये मूल मात्रकों के ऊपर डिपेंड होते हैं। मूल मात्रकों की सहायता से ही इन्हें तैयार किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। वे मात्रक जिन्हें किसी अन्य मात्रक से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता, यानी ये मात्रक अपने आप में परिपूर्ण होते हैं, उसी बात को यहाँ पे दोबारा लिखा गया है। और वे मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों की सहायता से, मूल मात्रकों का उपयोग करके व्युत्पन्न किया जाता है, बनाया जाता है। आगे अपन पढ़ने वाले हैं कि व्युत्पन्न मात्रक कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे मात्रक हैं जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। यहाँ पे अपन एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। द्रव्यमान है, लंबाई है और समय है, इन्हें अपन मूल मात्रक कहते हैं, मूल भौतिक राशियां कहते हैं। बल है, संवेग है, कार्य है, वेग है, और भी बहुत सारे मात्रक यहाँ पे आएंगे। घनत्व है, त्वरण है, आयतन है, इन सब को अपन क्या कहने वाले हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भौतिक राशियों की डेफिनेशन, ये कितने प्रकार की होती हैं, क्या क्या इनकी परिभाषाएं होती हैं, मात्रक किसे कहते हैं, और मात्रकों की क्या क्या प्रोबेबिलिटी होती है, क्या क्या इनकी विशेषताएं होती हैं, आप लोगों ने इन्हें अच्छी तरह से समझ लिया होगा। चलिए आगे मात्रकों की पद्धतियां। मात्रक एक ही प्रकार के होते हैं क्या? आप कहेंगे कि सर जो द्रव्यमान होता है उसको हम ग्राम के अंदर भी तौलते हैं, सर द्रव्यमान होता है उसे हम किलोग्राम के अंदर भी तौलते हैं, सर द्रव्यमान होता है उसे हम क्विंटल के अंदर भी तौलते हैं। क्लियर है?
क्विंटल के अंदर भी तोलते हैं। सर इसी प्रकार से लंबाई है, लंबाई को सर हम मिलीमीटर में भी नापते हैं, सेंटीमीटर में भी नापते हैं, मीटर में भी नापते हैं और किलोमीटर में भी नापते हैं। और कुछ बच्चे तो कहेंगे कि सर बहुत ज़्यादा दूरी, अगर सूर्य की दूरी हमें नापनी हो, सूर्य कितनी दूर है, कितने किलोमीटर है, तो इसके लिए तो हमें किलोमीटर से भी एक बड़ा मात्रक काम में लेना चाहिए। जैसे द्रव्यमान को नापने के लिए आपने पढ़ा होगा कि 10 क्विंटल का वजन जब मिल जाता है तो उसे 1 टन बोला जाता है। क्लियर है? तो उसी तरीके से लंबी दूरियों को नापने के लिए भी और मात्रक होना चाहिए। तो सर ये जो अलग अलग मात्रक हैं, इनको क्यों ना अपन एक ऐसा सिस्टम बना दें ताकि एक पद्धति के अंदर एक तरह के मात्रक आए, दूसरी पद्धति के अंदर दूसरे तरह के मात्रक आए। तो यहाँ पे पूरे विश्व के अंदर कुल मिलाकर के 3 तरह की पद्धतियाँ, मात्रक पद्धतियाँ हैं, वो प्रचलित हैं। भौतिक राशियों के मूल मात्रकों के आधार पर निम्नलिखित पद्धतियाँ प्रचलित हैं। पहली है CGS, पहली पद्धति है CGS, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकेंड। यानी लंबाई को सेंटीमीटर में नापेंगे, द्रव्यमान को आप ग्राम में नापेंगे और समय को आप सेकंड में नापेंगे। अगर ऐसा कोई सिस्टम है तो उसे हम CGS पद्धति बोलते हैं। इसे गौसीय पद्धति कहा जाता है। क्लियर है? पहली पद्धति क्लियर हो गई। दूसरी है MKS सिस्टम, MKS पद्धति। M का मतलब है लंबाई को मीटर में, K का मतलब है द्रव्यमान को किलोग्राम में और S का मतलब है समय को सेकंड के अंदर। इसे MKS पद्धति कहा जाता है। और अगर दूसरे नाम से अगर इसे प्रचलित कहें तो इसे जॉर्जी पद्धति भी कहा जाता है। ठीक है। नंबर 3 पे आता है FPS। FPS मतलब, F का मतलब हो गया लंबाई का एक और मात्रक। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों की जो ज्योमेट्री बॉक्स होती है उसके अंदर एक स्केल लगी होती है जिसे आप लोग फुट बोलते हैं। तो 1 मीटर की जो लंबाई है, 1 सेंटीमीटर की लंबाई है, उसी तरह से 1 फुट भी मात्रक होता है लंबाई को नापने का। तो यहाँ पे लंबाई को फुट में नापेंगे, द्रव्यमान को पाउंड में नापेंगे। आप लोगों ने कभी फील किया है क्या कि जब आप शॉपिंग करने जाते हैं या बर्थडे वगैरह जब आप सेलिब्रेट करते हैं, अब की बात, जब आप कभी भी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे तो आप लोग दुकानदार के पास जाकर के जब बर्थडे के लिए केक खरीदने वाले हैं तो आप उस केक के लिए आप उस दुकानदार से पूछेंगे कि सर ये कितने वजन का है। तो वो जो केक है उसका द्रव्यमान कभी भी ग्राम में और किलोग्राम में नहीं बताएगा। किस में बताएगा? पाउंड में बताएगा। तो वो बोलेगा आपको कि ये 1 पाउंड का है या 1.5 पाउंड का है। तो ये द्रव्यमान का एक मात्रक है पाउंड। ठीक है। ये अलग अलग देशों के अंदर प्रचलित होता है। अपने इंडिया के अंदर CGS पद्धति और MKS पद्धति, यही 2 प्रचलित हैं। समय के लिए यहाँ पे सेकंड लिखेंगे तो इसे FPS पद्धति कहा जाता है। तो विश्व के अंदर कुल मिलाकर के टोटल 3 पद्धतियां प्रचलित हैं। एक नंबर 4 पे आती है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, SI पद्धति। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो पद्धति है, क्योंकि आप जितनी भी भौतिक राशियां हैं उन सभी के मात्रकों को आप लोग SI मात्रक के अंदर कैलकुलेट करने वाले हैं। कोई भी आपसे पूछेगा, एग्जाम में प्रश्न पूछेगा, एग्जामिनर आकर के आपसे पूछेगा, प्रैक्टिकल एग्जाम के दौरान जो बाहर से एग्जामिनर आएगा वो भी आपसे SI सिस्टम, SI यूनिट पूछने वाला है। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि SI सिस्टम जो है जो टोटली MKS पद्धति को फॉलो करता है, तो यदि आप MKS पद्धति को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आप लोगों को SI सिस्टम भी समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मात्रकों की जो पद्धतियां हैं उनका जो बेसिक परिचय है वो यहाँ पे समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर इन तीनों को थोड़ा सा और अच्छी तरह से समझाया गया है। CGS पद्धति है, इसे मैट्रिक पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में द्रव्यमान, लंबाई और समय जो है उसको ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड के अंदर नापा जाता है। हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया सर। MKS पद्धति है, इसमें द्रव्यमान, लंबाई और समय को क्रमशः किलोग्राम, मीटर और सेकंड के द्वारा, लंबाई, द्रव्यमान जो है उस द्रव्यमान को आप किलोग्राम से तोलेंगे, लंबाई जो है उसे आप मीटर में नापेंगे और समय जो है उसे आप सेकंड में नापेंगे। FPS पद्धति है, ये ब्रिटिश पद्धति है। ये कुल मिलाकर के कंप्लीटली ब्रिटिश कंट्री के अंदर फॉलो किया जाता है, ब्रिटिश पद्धति है। इस पद्धति में द्रव्यमान है, इसको पाउंड में नापा जाएगा, लंबाई जो है इसे फुट में नापा जाएगा और समय जो है उसे सेकंड में नापा जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को तीनों तरह की जो पद्धतियां हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं और आगे आपका टॉपिक आता है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति,
इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट्स। देखिए यह जो पद्धति है वो सन 1960 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मापतौल समिति के द्वारा लागू की गई। पूरे विश्व के अंदर एक ऐसी समिति बनाई गई है जो आप लोगों को किसी भी भौतिक राशि को नापने के लिए और उसे तौलने के लिए एक यूनिट तैयार करती है। पूरे विश्व के अंदर उसकी जो मापन है वो प्रचलित है। इसे एसआई सिस्टम कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं, और जिसकी स्थापना सन 1960 में की गई। हालांकि विशेष ज़्यादा आप लोगों को इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो एसआई सिस्टम है, यह पद्धति जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये एमकेएस पद्धति का परिवर्तित रूप है, कंप्लीटली एमकेएस पद्धति ही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे अनुमोदित किया गया है। विश्व के अंदर जब अंतर्राष्ट्रीय मापतोल समिति की जब इसके ऊपर मोहर लग जाएगी तो फिर वो जो मात्रक है वो पूरे विश्व के अंदर प्रचलित हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि जो एसआई सिस्टम है, आपने कई जगह सुना होगा, एसआई यूनिट बताइए, इसका एसआई मात्रक बताइए, तो आप लोगों के जहन में ये सारी जो बातें वो अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। आगे चल करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछे जाने वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हम बहुत बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। जब थ्योरी अपनी कंप्लीट हो जाएगी, टॉपिक अपने कंप्लीट हो जाएंगे, तो अपन न्यूमेरिकल्स को भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए मैं आप लोगों को विश्वास दिला दूं कि यदि आप 11th क्लास और 12th क्लास की फिजिक्स हमारे चैनल पे पढ़ते हैं तो आप लोगों को नीट की तैयारी या जेई, हालांकि जेई की तैयारी थोड़ी सी एडवांस लेवल की होती है, जेई का जो सिलेबस है वो हम लोग कवर नहीं करते हैं, लेकिन नीट की तैयारी है, एनडीए की है, नेवी के अंदर आप लोगों का एसएसआर की भर्ती होती है, आर्टिफिशियल अपेरेंटिस की होती है, एयरफोर्स के अंदर एक्स ग्रुप वाई ग्रुप की भर्तियां होती हैं, 12th क्लास के बाद में सीडीएस की भर्ती होती है। तो इन सभी के अंदर जितनी भी फिजिक्स का लेवल तैयार किया जाता है वो हम आप लोगों को कंप्लीट करवा देंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। विद्युत धारा की मूल राशि लेने पर इसका मात्रक एम्पियर तथा एमकेएसए पद्धति कहा जाता है। आप लोगों ने अभी पढ़ा है कि सर अभी तो हमने लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में, 3 ही भौतिक राशियां पढ़ी हैं, लेकिन जो विद्युत धारा होती है, करंट जो होता है, इसको भी मूल राशि के अंदर शामिल किया गया है। ठीक है, तो चौथा जो मूल राशि है आप लोगों की, वो भी आप लोगों को पता चल गई कि सर विद्युत धारा है वो भी मूल राशि में होती है, और इसका मात्रक कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ा है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। आवेश जो है Q, आवेश आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आवेश 2 तरह के होते हैं सर, एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। तो आवेश जो है उसको सम्मिलित करने पर इसका जो मात्रक है वो कूलाम तब पद्धति क्या बन जाएगी, MKS³ पद्धति बन जाएगी। हालांकि इसके बारे में आप लोगों को ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? तो ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। कूलाम आवेश जो है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, आवेश जो है ये मूल मात्रक नहीं है। अभी तक आपने केवल 4 मूल मात्रक पढ़े हैं, लंबाई पढ़ी है, द्रव्यमान पढ़ा है, समय पढ़ा है और विद्युत धारा, ये 4 मूल मात्रक हो गए। आगे चलेंगे तो इनके साथ में और भी मूल मात्रक जुड़ेंगे, आप अच्छे से इनको समझ लेंगे। लेकिन एक बात मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं कि आवेश जो है वो मूल मात्रक नहीं है, आवेश जो है वो व्युत्पन्न मात्रक है। कैसे है अभी क्लियर कर देता हूं। आप लोगों ने परिभाषा पढ़ी है विद्युत धारा की। विद्युत धारा क्या होती है सर? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्लियर है? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये जो टाइम है ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो I के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा Q = IT। I क्या है? एम्पियर। क्लियर है? टाइम का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो एम्पियर जो है, विद्युत धारा जो है वो मूल मात्रक है, समय जो है वो मूल मात्रक है, और जो मूल मात्रकों की सहायता से बनता है उसे अपन व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं। तो आवेश जो है वो आपका व्युत्पन्न भौतिक राशि है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। एसआई पद्धति में भौतिक राशियों को मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक तथा पूरक मात्रकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अभी आप कहेंगे कि सर मूल भौतिक राशियों के लिए मूल मात्रक आता है, व्युत्पन्न भौतिक राशियों के लिए व्युत्पन्न मात्रक आता है, तो सर ये तीसरा पूरक मात्रक कहां से आ गया? देखिए ये जो मूल मात्रक हैं ये कंप्लीटली किसी भी व्युत्पन्न राशि को बताने के लिए पूर्ण नहीं है। तो क्या किया गया, इन मूल मात्रकों के अंदर जो त्रुटि रह गई थी उसे पूरा करने के लिए इनके साथ
पूरक मात्रकों को और जोड़ा गया है। तो 3 तरह के मात्रक होते हैं, मूल मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक है और पूरक मात्रक है। इसी वीडियो में अपन बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि पूरक भौतिक राशियां कौन कौन सी हैं और उनके पूरक मात्रक क्या क्या हैं। एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक, बहुत अच्छे से समझ लें आप, 7 मूल मात्रक रखे गए हैं। 7 मूल मात्रक हैं तो डेफिनेटली सर भौतिक राशियां भी 7 होंगी। मूल भौतिक राशियां भी कितनी होने वाली हैं? 7 होने वाली हैं, क्योंकि मूल मात्रक जो हैं वो भी 7 हैं। पूरक मात्रकों की जो आपने चर्चा करी तो 2 पूरक मात्रक होते हैं। अच्छा सर, पूरक मात्रक आपने बता दिए, मूल मात्रक आपने बता दिए, तो फिर व्युत्पन्न मात्रक कितने होंगे? बहुत सारे व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। मूल मात्रकों को छोड़ दें, पूरक मात्रकों को छोड़ दें, इनके अलावा जितनी भी भौतिक राशियां बनेंगी, आप 11th क्लास के पहले चैप्टर से लेकर के जब 11th क्लास का पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, उसके बाद में 12th क्लास के पहले चैप्टर से लेकर के 12th क्लास का पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, जितनी भी भौतिक राशियां आप लोगों के सामने आएंगी, उनमें से अगर मूल राशियां जो कि कितनी है 7 हैं, पूरक राशियां जो कि कितनी है 2 हैं, इन 7 और 2 9 राशियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितनी भी राशियां बनेंगी वो सारी की सारी आपकी व्युत्पन्न राशियां बनेंगी। ठीक है, जिन्हें निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। ओके, चलते हैं आगे। मूल मात्रक, मूल मात्रक कौन कौन से हैं? मूल भौतिक राशियां कौन कौन सी हैं, उनके मात्रक कौन से हैं और मात्रकों के संकेत क्या क्या हैं? कितने होते हैं मूल मात्रक? कितने होते हैं सर? टोटल 7 होते हैं। अच्छे तरीके से समझ लेना। द्रव्यमान, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान नापना होता है, कौन सी वस्तु कितनी भारी है कितनी हल्की है, द्रव्यमान के द्वारा इंडिकेट होता है। द्रव्यमान का जो यहाँ पे कौन से मात्रक ले रहे हो सर? सीजीएस पद्धति बताओगे या एमकेएस बताओगे या एफपीएस बताओगे? मैं आप लोगों को एमकेएस पद्धति बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? क्योंकि आपने पढ़ा है एमकेएस पद्धति ही टोटल की टोटल एसआई पद्धति है, और जो पूरे विश्व के अंदर सिस्टम चलता है वही मात्रक अपने को पढ़ने होंगे। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। और किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं अपन इसे? केजी से लिखते हैं। लंबाई, लंबाई का एसआई मात्रक क्या होगा सर? मीटर होगा। किसके द्वारा लिखेंगे? एम से रिप्रेजेंट करेंगे। समय का मात्रक क्या होगा सर? सेकंड होगा। समय को किस में नापेंगे? सेकंड में तो नापेंगे सर। मिनट में भी तो नापते हैं, घंटे में भी तो नापते हैं, दिन में भी तो नापते हैं। वर्ष का मात्रक, वर्ष भी तो समय का ही मात्रक है, लेकिन एसआई मात्रक, समय का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका सेकंड होता है और इसे स्मॉल एस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तीनों चीजें आप लोगों ने अपने जीवन में कितनी भी बार पढ़ी होगी, आज दिन तक हजारों बार पढ़ी होगी, आप इनको अच्छे से समझते हैं। लेकिन अब बाकी की बची हुई जो 4 और मूल मात्रक आने वाले हैं, इनको आप लोगों ने बहुत कम पढ़ा होगा, लेकिन इनमें से अधिकांश को आप कक्षा 11 के अंदर पढ़ने वाले हैं। नंबर 4 पे चलते हैं, टेम्परेचर, तापमान। आपने देखा होगा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि जब अपने को बुखार होती है और अपन डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर साहब आपसे कहते हैं कि थर्मामीटर लगा लीजिए, आप अपने बगल में या जुबान के नीचे थर्मामीटर लगाते हैं। ओ हो, आपका जो टेम्परेचर है तो वो तो 103 हो गया। अगर 104 हो जाता तो फिर समझ लीजिए आपके बहुत खतरे की घंटी बज जाती। तो ये जो 103 है वो क्या है सर? टेम्परेचर का मात्रक तो हम हमेशा सेंटीग्रेड पढ़ते हैं। टेम्परेचर का मात्रक क्या पढ़ते हैं? सेंटीग्रेड पढ़ते हैं। और सर हमने तो बहुत अच्छे से सुना है कि पानी जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर भाप में बदल जाता है। पानी जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर भाप में बदल जाता है, और ये 103 बता रहे हैं। और अगर जलते हुए या उबलते हुए पानी में 100 डिग्री सेंटीग्रेड का जो भाप है उसके अंदर यदि हम हाथ डालेंगे तो सर हम तो जल जाएंगे। तो इसका मतलब 103 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर तो अपना जो शरीर है वो भाप बन के उड़ जाना चाहिए था, क्योंकि जो जीव वैज्ञानिक हैं वो कहते हैं कि मनुष्य के शरीर का 70% हिस्सा तो पानी होता है, और अगर 103 डिग्री का टेम्परेचर वहाँ पे आ गया तो वो तो भाप बन के उड़ जाना चाहिए था। लेकिन मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो टेम्परेचर का जो 103 डिग्री बताया जाता है, ये इसका कोई दूसरा मात्रक होता है जिसे फ़ारेनहाइट पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? फ़ारेनहाइट। इसी कक्षा 11 के अंदर जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, ऊष्मा गतिकी का जब चैप्टर पढ़ेंगे, दैट टाइम आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दूंगा कि टेम्परेचर के और कौन कौन से मात्रक होते हैं,
तथा एक मात्रक को दूसरे मात्रक में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। तो अभी तक आपने पढ़ा कि सर टेम्परेचर का सेंटीग्रेड मात्रक भी होता है, फ़ारेनहाइट मात्रक भी होता है, लेकिन ये सभी एसआई मात्रक नहीं होते हैं, ये स्थानीय जगहों के अनुसार लिए गए मात्रक हैं। इसका जो एसआई मात्रक होगा वो आपका होगा केल्विन। क्या होगा? केल्विन। और केल्विन को कैपिटल के से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप सभी की जानकारी के लिए मैं यहाँ पर ही एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य बता दूं, जब कभी भी आप टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में लिखेंगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिखेंगे। मान लीजिए फ़ारेनहाइट में लिख रहे हैं तो आप इसको 43 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखेंगे। लेकिन अगर आप किसी टेम्परेचर को मान लीजिए कि 57 केल्विन लिख रहे हैं तो इसके साथ डिग्री कभी नहीं लगेगा, क्योंकि आदतन हमारी आदत ऐसी बन जाती है, हम सर टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में, डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फ़ारेनहाइट में पढ़ते हैं, तो अपनी आदत हो जाती है कि हम केल्विन के साथ भी डिग्री लगा देते हैं। बट आप लोगों को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि केल्विन के साथ में डिग्री नहीं लगती है। तो टेम्परेचर का ऐसा मात्रक क्या होगा? केल्विन होगा। और इसे किससे लिखेंगे हम? कैसे लिखेंगे? ओके सर, 4 हो गए हमारे पास मात्रक। पांचवा मात्रक है, पांचवी भौतिक राशि है विद्युत धारा। कक्षा 10 के अंदर आप लोगों ने विद्युत धारा के बारे में पढ़ा होगा। मात्रक क्या होता है? एम्पियर। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ए से। ओके सर, अगला टॉपिक है नंबर 6, प्रदीपन तीव्रता। इसे कई किताबों में ज्योति तीव्रता भी लिखा जाता है। ज्योति तीव्रता का मतलब होता है चमक। आपने देखा होगा कि जब कम वाट का बल्ब जलता है, कम रोशनी होती है, तो जब आप आंखों के सामने लेकर के जाते हैं, या फिर गर्मी के दिनों में जब आप अपनी आंखों को सूरज के सामने लेके जाते हैं, तो वो जो चमक परिवर्तित होती है, आप समझने का प्रयास करें, मैं आपको फील करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रदीपन तीव्रता का मतलब होता है चमक, और इसका मात्रक क्या होता है? कैंडेला। कैंडल। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि सर प्रदीपन तीव्रता, ज्योति तीव्रता, या इसे प्रकाश तीव्रता भी कहा जाता है, इसका मात्रक क्या होता है? बच्चे भूल जाते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, अरे भाई, जब लाइट चली जाती है, अंधेरा हो जाता है, जब बिजली चली जाए अंधेरा ही अंधेरा हो, उस समय आप क्या करेंगे? सर हम कैंडल जलाएंगे। अरे लाइट लाने के लिए, प्रकाश लाने के लिए क्या जलाएंगे? कैंडल जलाएंगे। और प्रदीपन तीव्रता का मात्रक क्या होता है? एक दिन हमारे घर पे लाइट चली गई और मेरे पापा ने कहा, अरे बेटा जा कैंडल ला। तो मुझे पता चला कि अरे मेरे पापा ने तो कभी साइंस ही नहीं पढ़ी यार, वो तो आर्ट्स के आदमी है, लेकिन उनको कैसे पता चला कि प्रकाश की तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है? उन्हें झट से कहा मेरे से, जाओ रे बेटा, जाके किचन में से कैंडल ला। तो मैंने सोचा, वाह यार, कैंडेला इनको कैसे पता चला? ओके, तो प्रकाश तीव्रता का जो मात्रक है वो कैंडेला होता है, और इसे CD से लिखा जाता है। आगे पढ़ते हैं नंबर 7, पदार्थ की मात्रा। देखिए, पदार्थ की मात्रा में सर इसका मतलब तो चीनी की मात्रा कितनी है, और नमक कितना है, आटा कितना है, फलानी चीज़ कितनी है, पदार्थ ही तो हो गए ना सारे के सारे। मिट्टी कितनी है, और मात्रा का मतलब तो सर हमने उसे द्रव्यमान के रूप में तोल लिया। नहीं, आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ जो है वो किससे मिलकर के बना हुआ है? परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि परमाणु इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि अपन इन्हें बिना सूक्ष्मदर्शी के देख ही नहीं सकते। तो प्रत्येक पदार्थ के परमाणुओं की संख्या कितनी है? अलग अलग होती है। तो परमाणुओं की संख्या को काउंट करने के लिए एक नया मात्रक क्रिएट किया गया है, जिसे आप लोग रसायन विज्ञान के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। तो पदार्थ की मात्रा का मतलब क्या होता है? मोल। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? मोल। और इसे क्या लिखा जाता है? MOL से लिखा जाता है। क्लियर है? केमिस्ट्री में आप पदार्थ की मात्रा के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो इस प्रकार से टोटल मिलाकर के 7 मूल भौतिक राशियां और उनके 7 मूल मात्रक आपके पास तैयार हो जाते हैं। केवल 7 ही मूल मात्रक हैं। कई दफ़ा मैंने देखा है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है मूल भौतिक राशियां कितनी होती हैं, और बच्चे भूल जाते हैं। सिंपल सी बात है यार, दिन वार कितने होते हैं? एक सप्ताह में वार कितने होते हैं? 7 होते हैं। 7 वार होते हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग, हर एक वार के अकॉर्डिंग ही 7 मूल भौतिक राशियां रखी गई हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं पूरक मात्रकों के ऊपर।
पूरक मात्रक अभी आपने पढ़ा था कि सर मूल भौतिक राशियों का सहारा प्रदान करने के लिए दो तरह की और भौतिक राशियां भी रखी गई हैं जिन्हें हम पूरक राशियां कहते हैं, और इन पूरक राशियों को बताने के लिए पूरक मात्रक भी लिखा जाएगा। अभी अपन केवल इनके परिचय की बात करेंगे। पूरक मात्रक क्या होता है, कैसे इनको शो किया जाता है, मैं आप लोगों की फील करवा दूंगा आगे जब अपन पढ़ेंगे। तो पूरक मात्रक को आज अपन केवल थोड़ा सा पढ़ेंगे, अगले वीडियो के अंदर आप पूरक मात्रकों को बिल्कुल टच करके जाएंगे। समतल कोण, कोण पढ़ा होगा ना? अरे सर कक्षा 10 में, 9 में, 8 में कितनी बार गणित में पढ़ा है। कोण, कोण क्या होता है? एक बिंदु होता है, यहाँ पे एक रेखा होती है, यहाँ पे एक रेखा होती है। तो ये जो बनने वाली आकृति है, दो रेखाओं के बीच में, यहाँ पे दो किरणों के बीच में, देखिए मैं हमेशा कहूँगा दो किरणें होती हैं, क्योंकि किरण का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। रेखा तो ऐसी ही होती है जो इधर भी किधर भी जा सकती है और इधर भी अनंत तक जा सकती है, लेकिन दो किरणों के बीच में बनने वाली जो आकृति होती है उसे हम कोण कहते हैं। और कोण का मात्रक क्या होता है? सर कोण का मात्रक तो डिग्री होता है। हमने आज दिन तक तो डिग्री पढ़ा है। हमारे गुरुजी ने, गणित वाले गुरुजी ने बहुत बार कहा है 50 डिग्री का कोण बनाओ, 90 डिग्री का कोण बनाओ, 180 डिग्री का कोण बनाओ। तो सर कोण का मात्रक तो, समतल कोण का मात्रक तो डिग्री होता है। वो डिग्री बेटा आपके कक्षा 10 तक ही रह जाती है, ठीक है। हालांकि हम आगे इसमें भी पढ़ेंगे कि डिग्री को रेडियन में किस तरह से परिवर्तित किया जाता है। बहुत आपको पता, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अच्छा, आपने कभी सुना है क्या कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है सर पाई आर स्क्वायर? हाँ सर सुना है, ये तो बहुत बार सुना है, इसमें तो कोई चिंतित होने की बात ही नहीं है, हजारों बार सुना है। अच्छा, पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा? सर पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है। हाँ बिल्कुल 22/7 होती है। लेकिन क्या आपने कभी जानने का प्रयास किया है कि ये 22/7 क्या है? आपने इसको 3.14 भी लिखा होगा। बिल्कुल सर लिखा है, 3.14 भी लिखा है। कक्षा 10 में गणित में हमारे 100 में से 100 नंबर आए हैं, हमने बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। पाई जो है वो वृत्त के अंदर भी आता है, वृत्त की परिधि में भी आता है, गोले के क्षेत्रफल में, गोले के आयतन में, बेलन के क्षेत्रफल में, बेलन के आयतन में, बहुत जगह आता है भाई। पाई को तो हम जानते हैं, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि ये जो 3.14 है इसका मात्रक क्या होगा? ये 3.14 किलोग्राम है, 3.14 घंटे है, क्या है? ये कोण का मात्रक है, और कोण का मात्रक रेडियन है। तो पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.14 रेडियन होती है। तो आज के बाद अगर आपसे कोई भी पूछे कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो केवल आप उसे 3.14 नहीं बताएंगे, आप साथ में ये भी कहेंगे कि सर 3.14 रेडियन होती है। क्लियर है? इसी तरीके से एक और पूरक राशि है, दूसरी पूरक राशि है जिसे हम ठोस कोण कहते हैं, या फिर इसे हम घनकोण के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो मात्रक होता है वो आपका स्टेरेडियन होता है। रेडियन से आगे स्टेरेडियन। दोनों ही पूरक राशियों के बारे में अपन अगले वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं, आप लोग फील करेंगे। क्लियर है? इसके बाद में आता है, चलिए सर मूल मात्रक पढ़ लिए, पूरक मात्रक पढ़ लिए, तो व्युत्पन्न मात्रक। सर हमें तो व्युत्पन्न मात्रकों का आइडिया भी लग गया। वे भौतिक राशियां जो मूल भौतिक राशियों का उपयोग करके प्राप्त की जाती हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती हैं। और इन व्युत्पन्न भौतिक राशियों के जो मात्रक होंगे उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कह देंगे। जैसे क्षेत्रफल। सर क्षेत्रफल व्युत्पन्न मात्रक है क्या? बिल्कुल। क्षेत्रफल का मात्रक क्या पढ़ा आपने? सर मीटर स्क्वायर, है ना, मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये जो मीटर स्क्वायर है या अकेला मीटर है या ये मीटर इंटू मीटर है? सर मीटर इंटू मीटर है, यानी इसके अंदर मूल जो मात्रक है वो 2 बार प्रयोग किया गया है। तो क्षेत्रफल जो है वो आपका व्युत्पन्न मात्रक है। आयतन, सर आयतन में मीटर क्यूब होता है, मीटर क्यूब होता है, इसके साथ में गुणा में एक बार और मीटर लगता है। तो जब बेटा जी जब क्षेत्रफल व्युत्पन्न मात्रक है तो आयतन तो व्युत्पन्न मात्रक होगा ही होगा, इसमें तो कोई संकोच वाली बात नहीं है। चाल क्या होती है? सर चाल होता है दूरी बटा समय। दूरी का मतलब सर मीटर, समय का मतलब सेकंड, तो मीटर अपॉन सेकंड होता है, यानी लंबाई बटा समय होता है। तो ये भी डेफिनेटली मूल मात्रकों की सहायता से बन रही है, तो ये भी पूरक मात्रक होगा। अब आगे आपको पूरक मात्रक रटने की, पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको क्लियर कह रहा हूं। जैसे जैसे आप 11th क्लास की फिजिक्स पढ़ते जाएंगे, 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ते जाएंगे, आपको एक एक भौतिक राशि आपके सामने आती जाएगी और आप फील करते जाएंगे। अगर अभी मैं आपको एक साथ सारी व्युत्पन्न राशियां अगर या फिर व्युत्पन्न मात्रक बताने का प्रयास करूंगा तो आप लोगों के ऊपर ये दबाव होगा, ये गलत तरीका होगा पढ़ाने का।
बस एक बार अपन इनको अच्छे तरीके से सुन लेते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आपको बिल्कुल भी समझने का प्रयास नहीं करना है, रटने का प्रयास नहीं करना है। एक एक करके ये भौतिक राशियां अपने आप आती जाएंगी। आवृत्ति है, मात्रक हर्ज है। मैं नहीं कहूँगा कि आपको बेटा पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जब आप 11th क्लास की फिजिक्स पूरी पढ़ लेंगे, क्योंकि जब आपने 11th क्लास में प्रवेश लिया है उसी समय तो आप कंपटीशन का पेपर नहीं देने वाले हैं। कंपटीशन का पेपर देने के लिए कम से कम 12th क्लास तो पास करनी होगी ना। तो इसलिए आवृत्ति आपको अपने आप याद हो जाएगी, अपने आप याद हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद में बल है, ठीक है, कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा की मात्रा, दाब क्या होता है, प्रतिबल क्या होता है, शक्ति क्या होती है, कुछ कुछ के बारे में आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा। ये देखिए आवेश भी आ गया आपका। आवेश किस में है? व्युत्पन्न मात्रकों के अंदर है। तो ये सभी व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं। यहाँ पर ये इन व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक हैं। यहाँ पे इनको संकेतांक लिखे गए हैं और ये तो है इनके एसआई मात्रक, ठीक है, और ये हैं इनके एम के एस मात्रक, ठीक है। चलिए, तो आप आराम से इनको एक बार पढ़ते जाइए, अच्छे तरीके से सुनते जाइए, समझने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करना है। इनमें से कुछ भौतिक राशियां आप कक्षा 11 में पढ़ने वाले हैं और यहाँ से आवेश से लेकर के आवेश है, विद्युत विभव, विभवांतर, विद्युत वाहक बल, विद्युत धारिता, प्रतिरोध, ये सब व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं। और आप धीरे धीरे जैसे जैसे फिजिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे ये सब अपने आप कंप्लीट होती जाएंगी। यहाँ पे विद्युत चालकता, चुंबकीय फ्लक्स जो है, देखिए 12th क्लास के जो स्टूडेंट जिन्होंने फिजिक्स अच्छे से पढ़ ली है वो अच्छे तरीके से इन चीज़ों को फील कर रहे हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, इसे WB लिखा जाता है, जूल अपॉन एम्पियर होता है, ठीक है ना। तो 12th क्लास जिन्होंने पास आउट कर लिया है और जो कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं उन सभी से मैं कहना चाहूँगा कि आप एक एक भौतिक राशि को पढ़ें, उनका मात्रक है वो आप लोगों को याद होगा, मुझे भरोसा है। उसके आगे उनका संकेतांक है और MKS पद्धति में उनका जो मात्रक है वो सब आप आराम से एक एक करके पढ़ते जाएं। आपने अगर 12th क्लास तक की फिजिक्स को अच्छे से पढ़ा है तो डेफिनेटली आप इनको पढ़ पाएंगे। प्रदीपन फ्लक्स क्या होता है? इसका मात्रक होता है ल्यूमेन। प्रदीप्ति घनत्व क्या होता है? इसका मात्रक होता है लक्स। ये लक्स साबुन नहीं है, ये इसका मात्रक है। देखिए ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो कंपटीशन के एग्जाम में, नीट के पेपर में पूछे जाते हैं। प्रदीप्ति फ्लक्स क्या होता है? ज्योति फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल से निकलने वाली ज्योति तीव्रता जो होगी उसे ल्यूमेन कहेंगे। प्रदीप्ति घनत्व है, ठीक है। रेडियो एक्टिव विघटन की दर, बेटा जी चैप्टर नंबर 15 आप लोगों ने अच्छे से नहीं पढ़ा, क्योंकि रेडियो एक्टिव विघटन का जो नियम है, रदरफोर्ड सोडी का जो नियम है वो पिछले वर्ष सिलेबस में से हटा दिया गया था। तो ये आप लोगों को पढ़ना चाहिए, निश्चित रूप से आप लोग इन्हें पढ़ेंगे, ठीक है। अवशोषित मात्रा सूचकांक, ये सब आप लोग, इसे ग्रे कहा जाता है, ये सब आप लोग अच्छे से जानते हैं। 12th क्लास वाले जो स्टूडेंट हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो एक एक करके इन सभी भौतिक राशियों को अच्छे से लिखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो में आप लोगों ने भौतिक राशियां, मूल भौतिक राशियां, व्युत्पन्न भौतिक राशियां अच्छे तरीके से पढ़ी होगी। और अब अंत में एक छोटा सा महत्वपूर्ण तथ्य और पढ़ते हैं। यांत्रिकी में लंबाई, द्रव्यमान तथा जो समय है उन्हें मूलभूत राशियां चुनी गई हैं, परंतु हम यांत्रिकी में कोई भी 3 राशियां मूलभूत राशियों की तरह ले सकते हैं, कोई भी 3 राशियां। लेकिन ये आप लोगों को विशेष ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। अन्य राशियां इन्हीं पदों में व्यक्त की जा सकती हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए 11th क्लास के जो स्टूडेंट हैं वो प्लीज़ इस सेक्शन को ना पढ़ें, बिल्कुल भी ना पढ़ें। 11th क्लास के जो स्टूडेंट हैं और जिन्होंने 12th क्लास पास करने के बाद में कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसको पढ़ने से आप लोगों की जो कैलकुलेशन है, जो लॉजिक पावर है, वो आप लोगों का इंक्रीज हो जाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि यदि चाल है और समय है, उनको अपन मूल राशियों के रूप में मान लेते। मान लीजिए कि चाल जो है वो मूल राशि है, समय जो है वो मूल राशि है, मान रहे हैं, ये वास्तव में नहीं है। ऐसे मत कह देना कि सर ने तो हमें बताया नहीं, ठीक है। तो अगर ये राशियां हैं तो चाल में तो बेटा लंबाई भी आएगी ना, चाल में तो लंबाई भी आएगी। लेकिन आपने इन 2 राशियों को मूल राशियां माना है, तो जो लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी? व्युत्पन्न राशि बन जाएगी,
ठीक है ना। अगर चाल को और समय को अगर आप मूल भौतिक राशि मान लेते हैं तो लंबाई जो है वो आपकी व्युत्पन्न भौतिक राशि हो जाएगी, क्योंकि जो लंबाई है उसका सूत्र बन जाएगा चाल इंटू समय। तो लंबाई निकालने के लिए आपको चाल की जरूरत होगी और समय की जरूरत होगी, ठीक है ना। तो इसलिए लंबाई जो है वो इन मूल भौतिक राशियों की सहायता से तैयार की जाएगी। इसी तरीके से और ले लीजिए, यदि मान लीजिए बल और त्वरण जो है, बल और त्वरण इनको अपन मूल राशियां मान लें तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा? द्रव्यमान हो जाएगा सर बल बटे त्वरण। क्या हो जाएगा? बल बटा त्वरण। तो बल के अंदर जब आप त्वरण का भाग लगाएंगे तो द्रव्यमान आएगा ना। तो अगर आपने बल को और त्वरण को मूल भौतिक राशि माना है तो द्रव्यमान आपका व्युत्पन्न भौतिक राशि हो जाएगा, ठीक है, से परिभाषित किया जाएगा तो यह व्युत्पन्न राशि कहलाएगा। कौन? द्रव्यमान। तो इन चीज़ों को आप लोगों को थोड़ा सा लॉजिकली समझना, आप लोगों की जो कैलकुलेशन पावर है वो अच्छी हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास में लगे घंटी के बटन को दबा करके ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और यदि आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं और प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो का जो लिंक है वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा और हम आप लोगों के लिए और बेहतरीन कंटेंट लेकर के आएंगे। आज की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।